दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच कभी भी बिगुल बच सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि ईरान कब इजराइल के ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि ईरान के बड़े बड़े नेताओं के जरिए, बड़े बड़े मंत्रियों के जरिए, विदेश मंत्री के जरिए, IRGC के जरिए, यहां तक कि खुद सैयद अली खामेनी साहब के जरिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और इस खुलेआम धमकी को देने की एक साफ वजह यह है कि ईरान पूरी तरह से तैयारी में है कि वो किसी भी वक्त इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं मिडिल ईस्ट के, और यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरते वक्त के साथ जो भी रात गुजर रही है, ये शायद मिडिल ईस्ट में जंग की आखिरी रात हो और अगले सुबह से जंग का बिगुल बच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर भयानक भयंकर हमले कर रहा है, खतरनाक शिद्दतनाक हमले कर रहा है, उन हमलों की नौयत को देखकर, शिद्दत को देखकर यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ईरान जब हमला करेगा तो करेगा, लेकिन अभी ईरान हिजबुल्लाह की शक्ल में हमला कर रहा है। यानी हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है वो दरअसल ईरान ही कर रहा है। हालत यह है कि इजराइल के भीतर गैस स्टेशन धमाका कर दिया गया है। हालत यह है कि नेतन्याहू के घर केसरिया के आसपास भी हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। और हालत यह है कि लेबनान में घुसने के लिए 50,000 इजरायली सैनिक एरिया रगड़ते रह गए, लगातार मर रहे हैं, कोशिश करते रह गए, लेकिन 2 महीने तक एरिया घिसने के बाद, एरिया रगड़ने के बाद भी एक भी गांव पर कब्जा नहीं हो सका, एक भी गांव में दाखिल नहीं हो सके। हालत यह है कि इजराइल की सेना में कमी हो गई है। इजराइल चाहता है कि 10,000 सैनिक उसको फौरन मिल जाएं, वो कहीं से भी मिल जाएं। उसे तो अगर मुफ्त में या भाड़े के सैनिक भी अगर मिल जाएं अमेरिका और इजराइल के अलावा किसी दूसरे देश से, तो वो उनको ले लेगा। लेकिन इजराइल को 10,000 सैनिकों की बिल्कुल अर्जेंट जरूरत है और 7,000 सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल की सेना पहले ही लेबनान और गजा में सीज फायर के लिए आतुर है। वो चाहती है कि कैसे भी करके लेबनान और गजा से सीज फायर हो जाए, लेकिन नेतन्याहू अपने मतलब के लिए इस जंग को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर जंग खत्म हुआ तो उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जो वॉर क्राइम उन्होंने गजा और लेबनान में किए हैं वो तो एक अलग की बात है, लेकिन इजराइल के भीतर उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो बदनवानी उन्होंने की है, जो करप्शन उन्होंने किया हुआ है, उसमें अदालत के जरिए उन्हें सजा भी हो सकती है। और ये सजा, या फिर यूं कहें कि ट्रायल की शुरुआत दिसंबर में होने वाली है। उस करप्शन की सुनवाई जल्द ही अदालत में होने वाली है। और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, नेतन्याहू पागल होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेबनान और गजा में बमबारी करने के लिए जो फाइटर जेट जाते हैं, उनके सैनिक भी इस वक्त उन इलाकों में नहीं जाना चाहते जहां हमास और हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। हालत यह हो गई है कि जंग पर जाने के लिए इजरायली एयरफोर्स के एक अधिकारी को बुलाया जाता है, लेकिन उसने रास्ते में आते आते खुद को गोली मार ली, खुदकुशी कर लिया। अब इसे जंग का खौफ कहें, हमास हिजबुल्लाह का खौफ कहें, या फिर एक हमदर्दी कहें कि वो मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों पर बमबारी नहीं करना चाहता। शायद उसके सीने में कहीं से दिल धड़क उठा हो और उसने उसका जमीर गवारा ना दिया हो, इजरायली सैनिक ने खुद को मार लिया हो। लेकिन तमाम घटनाओं के बारे में आपसे विस्तार से जिक्र करेंगे। दरअसल इजराइल अक्टूबर महीने से ही लगातार लेबनान के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा है, लगातार उनके गांवों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाकों ने जिस तरीके से इजराइल की सेना में भगदड़ मचा दिया, इजरायली सैनिकों के बीच में मारकाट मचा दिया, उससे घबराए इजरायली सेना चाहती है कि जल्द से जल्द गजा और लेबनान से सीज फायर हो जाए। लेकिन सीज फायर की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन हताश हो चुकी इजराइल और इजराइल की सेना ने अब लेबनान के भीतर 30 से ज्यादा गांवों को बिल्कुल जमींदोज कर दिया है, उसको पूरा मलबे में तब्दील कर दिया है। उनके हजारों लेबनानी लोगों के घरों, मकानों पर बमबारी कर दी है, उनके गांव को तबाह कर दिया है। और ऐसे कम से कम 30 ऐसे कस्बे हैं लेबनान में जिनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और ये तमाम के तमाम इलाके इजराइल के बॉर्डर वाले इलाके हैं, यानी सदर्न लेबनान, दक्षिणी लेबनान। और वहां पर हमला करके 30
से ज़्यादा लेबनानी बस्तियों को तबाह कर दिया गया है। पर ये 50,000 सैनिक एड़िया रगड़ते रह गए और लास्ट में इनको इजरायली एयरफोर्स के ज़रिए उस जगह पर बमबारी करके उन 30 से ज़्यादा कस्बों को मलबे में तब्दील करना पड़ा। वहीं नेतन्याहू के दफ्तर से सीज फायर के लिए तैयार किए गए बहुत से खुफिया दस्तावेज लीक हो गए हैं। उन दस्तावेजों में हमास के साथ सीज फायर के कई शर्तें और पूरी डिटेल मौजूद थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि नेतन्याहू के दफ्तर ने इन तमाम कागजात को खुद ही लीक करवाया है, क्योंकि लीक करने वाला जो आरोपी है वो नेतन्याहू के दफ्तर का करीबी बताया जाता है। यानी अपने ही आदमी के जरिए नेतन्याहू ने सीज फायर से जुड़े कागजात को लीक करवाया। लेकिन मामले की जांच चल रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और गहराई से इसकी जांच चल रही है, रिमांड पर भी भेजा गया है। पर सवाल यह है कि नेतन्याहू आखिर किस हद तक नीचे गिरता जाएगा। कहीं ऐसा भी ना हो कि इजरायली सेना के भीतर नेतन्याहू के खिलाफ बगावत हो जाए और कोई इजरायली सैनिक उठे और इनको गोलियों से भूनकर मार दे। हो सकता है बाद में इसका इल्जाम भी लेबनान के हिजबुल्ला और गाजा में हमास के ऊपर लगा दिया जाए। पर हालात कुछ अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। गौर किया जाए तो यरूशलेम में एक मस्जिद के इमाम को 3 साल की सजा सुनाई गई है। इल्जाम लगाया गया कि इन इमाम साहब ने 7 अक्टूबर 2023 में हमले के बाद इजराइल के खिलाफ फलस्तीनियों से जंग लड़ने की अपील की थी और कहा था कि सब इकट्ठे हो और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो। उस वक्त बहुत से मीडिया आउटलेट्स में इसकी जानकारी छापी गई, जिसके बाद इमाम को गिरफ्तार किया गया और अब जाकर के उनको सजा का ऐलान कर दिया गया। 3 साल की उनको सजा सुनाई गई है। पर गौर करने वाली बात यह है कि इमाम ने झूठ नहीं बोला। इमाम ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उन्होंने किया था। चूंकि एक फलस्तीनी इमाम है, फलस्तीन की सरजमीन पर एक जाबिर मुल्क को बसाया गया है और एक फलस्तीनी अपनी सरजमीन को कैसे छोड़ सकता है दुश्मनों के हवाले। इसलिए उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और कहा कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है। यानी उन्होंने अपना, जिसे इजराइल की भाषा में कहा जाए अपराध कबूलना, उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद उन्हें 3 साल की सजा सुना दी गई। पर सवाल यहाँ यह है कि कैसे वो हमास और हिजबुल्ला से लड़ेगा। हालत ये हो गई है कि गाजा में 43,000 से ज़्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं और लेबनान में जो मारे गए लेबनीज हैं उनकी तादाद 3,000 पार कर चुकी है। यानी इस आंकड़े को पार करने में ज़्यादा देर नहीं लगा, 3,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि जिन 7,000 सैनिकों की तुरंत भर्ती की गई है इजरायली सेना के लिए, इसमें एक बड़ी तादाद हरेदी सैनिकों की भरी गई है। हरेदी यहूदियों का वो कबीला है जो बहुत ही मजहबी है, बहुत ही मुअज्जब है। और दूसरी बात यह है कि इस हद तक ये धार्मिक हैं कि ज़ायोनिस्ट इसको देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। इनकी औरतें बुरखा पहनती हैं। क्या पहनती हैं? बुरखा पहनती हैं। इजराइल में हरेदी यहूदी और मुसलमानों के बीच में आपको ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों की औरतें एक ही दुकान से अपना बुरखा खरीदती हैं, दोनों ही बुरखा पहनती हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि जो वहाँ के रूढ़िवादी हैं हरेदी, उनको भी भरा जा रहा है और जबरन भरने की भी बातें सुगबुआहट सुनने को मिल रही हैं। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं जिस मेजर ने अपने आप को सुसाइड कर लिया, यानी जिस सैनिक ने खुद को सुसाइड कर लिया, उसके बारे में भी जान लेते हैं। पता ये चला है कि जिस सैनिक ने सुसाइड किया है वो इजरायली एयरफोर्स का एक रिजर्विस्ट ऑफिसर था और ये बाकायदा मेजर रैंक का था। गौर करने वाली बात यह है कि रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को भेजे गए एक संदेश में बताया गया है कि इजरायली एयरफोर्स का रिजर्व अधिकारी मेजर असद दागन को जब ड्यूटी पर बुलाया गया तब वो एयरबेस की तरफ जा रहा था, तभी उसने खुद को खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। उसकी लाश आटलिट के पास एक जंगल में उसकी निजी राइफल के पास मिला और यह भी कहा जा रहा है कि उसके मौत के दिन उसकी यूनिट को मैन फोर्स की बहुत ज़रूरत थी और उन्हें बाकी लोगों के साथ किरिया बेस पर तुरंत पहुंचने के लिए बुलाया गया था। यानी उन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया, जंग लड़ने से उन्होंने खुद को दूर कर लिया। पर यहूदियों में भी सुसाइड करना बहुत बड़ा हराम माना जाता है, लेकिन एक सैनिक कैसे मासूम बेगुनाह लोगों को बमबारी का शिकार बना सकता है, ये जानते हुए भी कि सच क्या है और गलत क्या है। लिहाजा
उसने खुद को ही खत्म कर लिया। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि 100 से ज्यादा फलस्तीनी घायल लोगों को इलाज के लिए गाजा से बाहर निकालने का WHO ने ऐलान किया है कि वो उनके इलाज के लिए गाजा से उनको बाहर ले जाएगा। इसमें और भी अगर गौर किया जाए, उत्तरी गाजा के लोगों पर, जो नॉर्दर्न गाजा के लोग हैं, उन पर जगह खाली करने का ऐलान किया है कि जल्द से जल्द जगह खाली कर दो, और उसके लिए पर्चे भी गिराना शुरू कर दिए हैं बाकायदा अरबी जबान में। और कहा गया है कि ये पूरा का पूरा इलाका जो एक नक्शा बना करके, एक पोस्टर जारी करके जमीन पर गिराया गया है फलस्तीनियों के बीच में कि फलस्तीनी इस जगह को खाली कर दें जिस जगह को दर्शाया गया है, क्योंकि ये अब खतरे से खाली नहीं है। अब हमास के नाम पर, फलस्तीनी संगठनों के नाम पर, उनको खत्म करने के नाम पर अब वहां आम फलस्तीनियों को जो बचे कुचे हैं उन पर बमबारी की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके पूरे के पूरे गजा पर अपना कंट्रोल जमा लिया जाए। और इसमें पूरी तरह से मदद कर रहा है बाकायदा अमेरिका। अमेरिका अपने सैनिकों के साथ B2 बम्बारमेंट जो है उसे कतर में उतार चुका है। सैनिक भी वहां मौजूद हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल सिर्फ अपने सैनिकों का भरोसे जंग नहीं लड़ने वाला। उसे ईरान से जंग लड़ने के लिए अमेरिकी सैनिक मदद के लिए पहुंच रहे हैं और वो कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल की हिफाजत करेंगे। वरना सबको मालूम है कि इजराइल जो कुछ भी है और जितना भी वो कूद रहा है, ताकतवर बन रहा है, बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है, ये तमाम अमेरिका की शय पर है। अमेरिका सिर्फ 2 मिनट के लिए हाथ हटा ले तो नेतन्याहू और इजराइल की सेना अपनी औकात में आ जाएगी। शायद इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इजराइल उसके कंट्रोल से बाहर ना जाए और हर हद तक वो इजराइल को बचाना चाहता है। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। जिन 50,000 सैनिकों ने एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपने नाकामी के सबूत दिए हैं, उन 50,000 सैनिकों को इसलिए भी लेबनान के भीतर जंग लड़ने में नाकामी हासिल हुई क्योंकि लेबनान का हिजबुल्लाह 2006 की जंग वाला हिजबुल्लाह नहीं था। इस बार वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर था। हालत ये हो गई कि दक्षिण लेबनान में 50,000 सैनिकों को तैनात करने के बावजूद इजराइल की सेना ने अभी तक एक भी गांव पर कब्जा नहीं किया। यदियोत और नोत के हवाले से अल मायदीन ने बताया है कि 5 डिवीजनों के साथ 1 महीने के बाद 2006 के जंग में इस्तेमाल की गई सेना से 3 गुना ज्यादा इजरायली सैनिक इस इलाके में मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये लेबनान की एक भी बस्ती पर, एक भी गांव पर कब्जा करने में नाकाम हो गए, जिसके बाद लेबनान के गांवों को उड़ा दिया गया, दक्षिण लेबनान के गांवों को बम्बारमेंट करके तबाह कर दिया गया। वाकई बहुत बहादुर है इजराइल की सेना और मदद करने वाले अमरीकी सैनिक, या फिर यूं कहें कि यूरोपियन देश। गौर करने वाली बात यह है कि पूरा का पूरा पश्चिमी जगत चाहे जितना भी इजराइल की बुराई कर ले, इजराइल की आलोचना कर ले, लेकिन बाद में इजराइल को अपनी गोद में बैठाने से नहीं चूकते। ये बार बार दिखाने की कोशिश होती है कि हमने इजराइल को बनाया है और इजराइल हमारा मिलिट्री बेस है फलस्तीन में, और हम उस फलस्तीन की सरजमीन को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे ईरान इजराइल के ऊपर परमाणु बम ही क्यों ना छोड़ दे। परमाणु बम से याद आया, ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी वो अपने परमाणु नीति में बदलाव कर सकता है। अब ये बदलाव वो क्यों करेगा, किस लिए करेगा, उसको गौर करने वाली बात यह है कि परमाणु हथियार कोई दिवाली की फुलझड़ी या दिवाली के पटाखे के लिए नहीं बनाए जाते, वो रक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं। वरना आत्मरक्षा या सेल्फ डिफेंस का अधिकार सिर्फ इजराइल को नहीं है। ईरान भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके अपनी हिफाजत कर सकता है, जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराकर जंग को शांत किया था और खुद की आत्मरक्षा की थी। वैसा ही आत्मरक्षा अगर ईरान ने कर दिया तो फलस्तीन की सरजमीन से न सिर्फ इजराइल खत्म होगा बल्कि इजराइल का नाम लेने वाले ही सफ़े हस्ती से साफ हो जाएंगे। खैर, हम दुआ करते हैं कि गाजा और लेबनान के भीतर जो पूरे मिडल ईस्ट में जो जंग के बादल मंडरा रहे हैं उस इलाके में शांति आए, अमन आए और पश्चिम के नेताओं को अक्ल हासिल हो, ताकि अगर उनको हिदायत मिले तो वो इस जंग को शांत करने में अपनी एक भूमिका निभा सकें। लेकिन लगता नहीं कि जंग इतनी जल्दी शांत होगा। फिलहाल जंग अभी लंबा चलने वाला है। ऐसा ही हालात मंडराते रहे तो किसी भी वक्त इजराइल के ऊपर ईरान हमला कर सकता है,
क्योंकि खतरे की घंटी दूर तक सुनाई दे रही है और पूरी दुनिया इस घंटी को सुनकर सहमी हुई है, डरी हुई है, क्योंकि ये जो तीसरा विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट से हो सकती है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कम से कम जनाब सब्सक्राइब तो कर लें। आपके लिए खबरें ला रहे हैं, कुछ तो हमारा सहयोग करें। ना हम आपसे चंदा मांगते हैं, ना आपसे अलग से पैसे मांगते हैं, ना हम QR कोड दिखा करके आपसे मदद मांगते हैं, और हम यही नहीं चाहते कि अल्लाह कभी ऐसा दिन दे कि हमें चंदा लेना पड़े। इसलिए हम आप तमामी हजरात से गुजारिश करते हैं कि कम से कम टाइम्स मेल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।